नमस्कार। इस ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई चल रही है। सुनवाई है दिल्ली दंगों के आरोपी, एक नहीं बल्कि पांच आरोपियों के ऊपर जमानत की जो याचिकाएं लगाई गई हैं, इन याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम उमर खालिद का है। उमर खालिद, शर्जील इमाम, इन तमाम जो आरोपी हैं, इनके ऊपर सुनवाई होनी थी 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर की जगह इन्हें 27 अक्टूबर दिया गया। 27 अक्टूबर को जब सुनवाई की तारीख आई सामने, तो बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ जो नोटिस दिया गया था, उस नोटिस का जवाब नहीं दिया है दिल्ली पुलिस ने। फिर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट से। 2 जजों की बेंच ने फटकार लगाई। आज भी वही दोनों जज हैं, अरविंद कुमार हैं, अजनारिया हैं, और इन दोनों ने आज फिर सुनवाई शुरू कर दी है। पहले एक छोटी सी सुनवाई हुई जिसमें इंतजार किया गया कि आखिर एएसजी यानी जो राजू हैं, वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो आते हैं कि नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 12:30 बजे से नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अब चूंकि कोर्ट ने यह कहा कि मैं आज सुनवाई करूंगा, ये बेंच ने कहा कि आज सुनवाई होनी ही है, तो फिर राजू की जगह कोई और वकील खड़े हुए। इधर अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हुए। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलील पेश कर रहे हैं, और इसमें या इधर इस चर्चा में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय। उनको भी स्क्रीन पर ले आइए। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। अब यहां पर अमलेंदु जी, अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हुए हैं और वो अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ साफ कहा है कि मैं कुछ पॉइंट्स को आपके सामने रखना चाहता हूं, और जिसमें पॉइंट नंबर 10 जो है, वो सबसे पहले आइटम नंबर 10 जो है, उसके लिए मैं खड़ा हूं, और मेरे पास एक संक्षिप्त नोट है, एक छोटा सा नोट है जो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और उसके बाद यहां अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। नंबर 1 में कह रहे हैं कि मैं 11 अप्रैल 2020 से 5 साल 5 महीने की जेल में हूं। 5 साल मतलब लगभग 5.5 साल से जेल में हूं मैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि 16 सितंबर 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। वार्षिक अनुष्ठान, हर साल पूरक आरोप पत्र दाखिल करना है। बड़ा मुद्दा यह है कि क्या आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है, क्योंकि हर साल एक नया आरोप पत्र जारी किया जाता है। जैसे ही मैं यहां जमानत के लिए आता हूं, एक नया आरोप पत्र जारी कर दिया जाता है उधर से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, यानी मुझे परेशान किया जा रहा है। तीसरे नंबर पॉइंट में इन्होंने रखा कि अन्य 3 अनुपूरक जो हैं, 3 और भी जो यहां पे अनुपूरक हैं, वो नवंबर 2023 पर भी 23 की हैं, और अंतिम जून 2023 की हैं। यानी अमलेंदु जी, यहां लगातार एक पे एक आरोप पत्र दाखिल किए गए, और उसमें अनुपूरक किए आरोप पत्र जो हैं वो दाखिल किए गए। और ये सब करके आप बताना चाह रहे हैं कि आखिर डिले क्यों किया जा रहा है, और यहां पर इसके जरिए कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी सीधे कोर्ट में जो दिल्ली पुलिस का और सरकार का रवैया है उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 23 जून 2023 को, मतलब देखिए 3 और अनुपूरक आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, जिसमें नवंबर 2023 की है और अंतिम जो है वो जून 2023 की है। तारीखों की सूची महत्वपूर्ण है। मामला उच्च न्यायालय में आने के बाद घातक दोष, असाधारण देरी पर गौर करें। मैं 2 साल की कटौती कर रहा हूं, बोल रहे हैं कि 2 साल की कटौती कर दीजिए, लेकिन यह तब है जब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वे गुण दोष के आधार पर जमानत मांगने के हकदार हैं। और आइटम नंबर 12 में मैं समानता के लिए आवेदन करता हूं। कोई आदेश पारित नहीं हुआ। उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में आदेश आया, और आइटम नंबर 13, मणिपुर स्थानांतरित होने से पहले इस पर सुनवाई नहीं हुई। आइटम नंबर 15, बहस पूरी हो गई लेकिन फैसला सुरक्षित नहीं रखा गया, और इसे अन्य मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दे दिया गया। आइटम नंबर 16, जमानत की बात करते हुए इसे 3 साल की देरी के बाद पीठ से रिहा कर दिया गया। और आइटम नंबर 17 में निचली अदालत ने जांच पूरी होने का रिकॉर्ड दर्ज किया, और फिर सितंबर में विवादित आदेश आ गया। इतनी देरी हो रही है, ये लगातार 3 साल तक। यहां पर आइटम नंबर 16 तक की बात यहां कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। इसके आगे क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, आपके जरिए समझना चाहता हूं अमलेंदु जी।
हाँ बिल्कुल राजीव जी, ये काफ़ी तेज बहस हुई और गुलफिशा फातिमा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी अभी जो है वो बहस कर रहे हैं और उन्होंने तमाम जो थे बात सिलसिलेवार रखी और उन्होंने कहा कि आरोपों पर बहस जारी रखने का मतलब क्या है, मेरी बहस मार्च 2025 में ही पूरी हो चुकी थी। तो जस्टिस कुमार ने पूछा कि कब शुरू हुई आरोप पर बहस, तो उनका कि अक्टूबर 2024 में। फिर सिंघवी ने कहा कि गवाहों दस्तावेजों की प्रकृति देखें 800, एक सामान्य अनुमान, उद्धृत गवाहों की संख्या 939। यह आपराधिक न्याय प्रणाली का विरूपण है, गुण दोष इसके मायने नहीं रखता। जस्टिस कुमार ने इस पर पूछा कि संरक्षित गवाह, सिंघवी ने कहा 148। स्वतंत्रता की अवधारणा यह कि आप मुझे विवशताओं के कारण जेल में रखते हैं। मैं नजीब का हवाला दे रहा हूं, उस पर यूएपीए का मामला देरी से जुड़ा है। अगला जावेद शेख है। अब जलालुद्दीन खान का सिद्धांत जमानत नियम है और जेल अपराध है। देरी के मामले में जावेद में एक अनुच्छेद है और अगला सामान्य कानून अनुच्छेद 21 का है। यह विडंबना है कि काफका शैली का उच्च न्यायालय कह रहा है कि आपको लाभ पहुंचाया गया है, इसलिए मुझे जेल में रखा जाना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पैरा का 147 वो बताते हैं। फिर कहते हैं कि केवल पैरा 2.1 में जमानत याचिका 3 साल 4 महीने से लंबित है। यह एक गंभीर मामला है। सच तो यह कि कोई मामला ही नहीं है। अगली तारीखें देखें कि 2022 के बाद 90 बार सूचीबद्ध हुआ, पुनः अधिसूचित हुआ, अलग अलग पीठें बनी। 7 नवंबर तक माई लॉर्ड्स का इरादा बहुत अलग था, लेकिन बाद में उसे लागू किया गया। फिर सिंघवी ने आगे बात राजीव जी बढ़ाई और कहा कि तुलसीदास मामले में शीघ्र निपटारे के लिए माननीय न्यायाधीश ने दोहराया कि पैरा दे दिया गया है। अंतिम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया है। समानता के आधार पर मैं युवा हूं, एमबीए का छात्र हूं। माननीय न्यायाधीश ने कलिता और नरवाल को सही ठहराया है। अब आरोप है कि हम छात्राओं के पिंजरा तोड़ समूह और व्हाट्सएप ग्रुप के योद्धाओं का हिस्सा हैं और हमने सीलमपुर आदि में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और गुप्त बैठकें आयोजित की। अब उन्होंने सिलसिलेवार पूछना शुरू किया यहाँ पे, लेकिन यहाँ बता दूं कि 4 मुख्य रूप से जो आरोपी मुख्य रूप से 5 की जमानत के लिए यहाँ पर याचिकाएं लगाई गई हैं, लेकिन 4 मुख्य रूप से, जिसमें उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरन हैदर, ये 4 जो है प्रमुख रूप से इन चारों पर और मुख्य रूप से इन चारों पर सुनवाई चल रही है, जिसमें कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हैं। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जो हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से आए हैं। एसवी राजू थोड़े बिजी हैं, इसलिए उनके वकील वहां पर खड़े हैं और यहां पर जैसे 3 पॉइंट्स उन्होंने कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने, इसके बाद चौथे पॉइंट्स में आ गए अभिषेक मनु सिंघवी, जो कह रहे हैं कि मुझे बताया गया है कि मैं हिरासत में अकेली महिला हूं। दरअसल अकेली महिला का मतलब यहां पे साफ साफ है गुलफिशा फातिमा के लिए खड़े हैं। गुलफिशा फातिमा के लिए अभिषेक मनु सिंघवी इस केस को लड़ रहे हैं और गुलफिशा फातिमा के अलावा उमर खालिद, शर्जिल इमाम, मीरन हैदर, ये तमाम जो एक्टिविस्ट थे जो अब आरोपी हैं वो जेल में हैं और 5.5 साल का समय गुजर गया सिर्फ और सिर्फ जमानत की याचिकाएं लगा लगा कर, दर दर भटक के, सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट। यही चल रहा है सीधे पिछले 5.5 साल से। 2 साल का केस लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में चला, उसको इन्होंने कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कि उसको मैं किनारे बाहर निकाल देता हूं, फिर भी 3.5 साल हमारा जो गया है, बर्बाद हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और यहां पर कह रहे हैं कि 3-4 को अन्य को जमानत मिल गई है, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिली। एक बात 5वें नंबर में कह रहे हैं यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी कि आप कब तक आरोपों पर बहस जारी रखने का, आप आखिर कब तक आरोपों पर बहस जारी रखने का मतलब है मेरी बहस मार्च 2025 में ही पूरी हो जाएगी। इनकी मार्च 2025 में ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, हो जाएगी नहीं, हो चुकी है मार्च 2025 में। यहां पर फिर जस्टिस कुमार, अरविंद कुमार कह रहे हैं कि कब शुरू हुई आरोपों पर बहस, अक्टूबर 2024 में। जस्टिस कुमार कह रहे हैं कि आरोपों पर बहस कब शुरू हुई, 2024, अक्टूबर 2024 में। इस पर सिंघवी कह रहे हैं कि गवाहों और दस्तावेजों की प्रकृति देखें आप, 800 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक सामान्य अनुमान, उद्धृत गवाहों की संख्या 939। यह आपराधिक न्याय प्रणाली का विरूपण है, गुण दोष मायने नहीं रखते। यहां पर साफ साफ एक जो न्याय प्रणाली है उसको आप खत्म करना चाहते हैं, जिस ढंग से इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, डिस्टॉर्शन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम,
यहां साफ साफ दिस इज डिस्टोर्टेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मेरिट्स डोंट मैटर। यहां पर मेरिट्स की गुण दोष के मायने ही नहीं रखते हैं जो यहां हो रहा है। इसके बाद फिर कह रहे हैं जस्टिस कुमार की प्रोटेक्टेड विटनेसेस, ये सब संरक्षित गवाह हैं। फिर सिंघवी कह रहे हैं कि 148 यहां स्वतंत्रता की अवधारणा यह है कि आप मुझे विवशताओं के कारण जेल में रखते हैं। यही स्वतंत्रता है क्या कि आप मुझे जेल में रखते हैं? मैं नजीब का हवाला दे रहा हूं, उस पर यूएपीए का मामला देरी से जुड़ा है। अगला जावेद शेख है, अब जलालुद्दीन खान का है। जमानत नियम है, जेल अपवाद। यह सिद्धांत आपने ही बताया है, यह बनाया है कि जमानत नियम है और जो जेल है वो अपवाद है। यह आप लोगों ने पहले कहा है, लेकिन क्या यह सब हो रहा है? उसके बाद फिर यहां पर कहा जा रहा है कि मुझे जेल में रखा जाना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का पैरा 147 देखिए, ये विडंबना है, काफ्का शैली। ये साफ साफ कह रहे हैं, ये विडंबना है काफ्का शैली का। उच्च न्यायालय कह रहा है कि आपको लाभ पहुंचाया गया है और इसीलिए मुझे जेल में रखा जाना चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं केवल पैरा 2.1 में जमानत याचिका 3 साल 4 महीने से लंबित है। यह एक गंभीर मामला है। सच तो यह है कि कोई मामला ही नहीं है। आप जिसको आप जेल में रखे हुए हैं, सच्चाई यह है कि वो कोई मामला ही नहीं है। अगली तारीख देखें 2022 के बाद 90 बार सूचीबद्ध, पुनः अधिसूचित, अलग पीठें। 7 नवंबर तक मेलॉर्ड्स का इरादा बहुत अलग था, लेकिन बहुत बाद में उसे लागू किया गया। ये सारी चीजें बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ 2022 के बाद से और अभी तक, और परिस्थितियां कैसे बदलती जा रही हैं, किस ढंग से मुझे यहां पर परेशान किया जा रहा है। ये बातें अभिषेक मनु सिंघवी यहां बार बार अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं, अलग अलग ढंग से यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। लेकिन उसके आगे क्या होता है अमलेंदु जी, जरा ये बताइए। हाँ राजीव जी, आगे अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखना शुरू की, कहा कि 90 से 95% आरोप जो हैं वो नताशा नरवाल के खिलाफ है, मेरे खिलाफ नहीं है। हाई कोर्ट के सोदों के खिलाफ भी एक पंक्ति में बताई गई भूमिका अन्य आरोपियों से अलग है। मैंने क्या किया, मैंने विरोध स्थल बनाया, मेरी ओर से हिंसा का कोई भी आरोप नहीं है। मैं सीलमपुर में बैठक में शामिल हुई, क्या आरोप लगाया गया, क्या यह हिंसा का कृत्य था, क्या मैंने बम फेंका, ये सारे उन्होंने सवाल पूछे। आरोप है कि लोगों से जबरन वसूली करके उन्हें कोल्ड पावर, तेजाब और डंडे का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। मेरे साथ कोई दस्तावेजी या मौखिक सबूत नहीं है और कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। चांदबाग में षड्यंत्रकारी बैठक हुई, मेरे साथ कोई सबूत नहीं है, कोई शब्द नहीं जुड़ा है। वे कहते हैं कि ताहिर से पैसा लेना कैरियर फंडिंग है, लेकिन सबूत इसका कहाँ है? अगला, क्या पहचान परेड की जांच होगी? मुझे जोड़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए, मैं इस आदमी को नहीं जानता, मेरी कोई जांच परेड भी नहीं हुई। निष्कर्ष यह है कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें मेरी संलिप्तता दिखाई देती है। मैंने इसे लॉबी के लिए बनाया था, लेकिन जांच से पता चलता है कि इसमें उकसावे की बात थी। इस पर सिंघवी ने और आगे कहा कि बाकी एफआईआर में मुझे जमानत मिल गई, मैं पिंजड़ा तोड़ समूह की सदस्य नहीं हूं, और अगर हूं भी तो बाकी से उसकी 2 सदस्य थी, उनको जमानत मिल गई है और वे कथित तौर पर नेता भी थे उस पिंजड़ा तोड़ समूह के। अब चिल पावर एसिड का जरा भी कोई सबूत नहीं है। मेरी तरफ से देरी बहुत अजीब है। मैं आरोप पत्र पर अंतिम निर्णय लेने वाली तीसरी अभियुक्त हूं, और जब मैंने मार्च 2025 को ही अपना फैसला सुना दिया था, तो मुझ पर देरी का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? मैंने आरोप पत्र के लिए अनुरोध किया था, इससे मुकदमे में देरी नहीं हुई। नताशा नरवाल और देवांगना कलिता जून 2021 से जमानत पर बाहर हैं। मैं कहूंगी कि ये दोनों फैसले देखिए, नदीम और जावेद के, नजीब और जावेद का। फिर सिंघवी ने नजीब और जावेद का फैसला पढ़ते हुए कहा, और फिर यह कहा कि मैं इस बैच की अकेली महिला हूं। इन तथ्यों के साथ मुझे सीआरपीसी की धारा 437 के तहत हिरासत में लिया गया है। जाफराबाद में 2 जगह एफआईआर में मुझको जमानत मिल चुकी है। किसी भी मामले में 5.5 साल, मान लीजिए कि कोई गंभीर अपराध हुआ है, तो आप न्याय और अभियोजन के हित में संतुलन कैसे बना सकते हैं? न्याय में संतुलन क्यों नहीं होना चाहिए? मैं 32 साल की एक छात्रा हूं, मैं कोई खूंखार अपराधी नहीं हूं जो लोगों की हत्या करता फिरता है। यह तर्क रखा है अभिषेक मनु सिंघवी ने, खासकर गुलफिसा फातिमा के लिए यहां पर अपनी बात रख रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कपिल सिब्बल उमर खालिद के लिए यहां पे लड़ रहे हैं, सुनवाई में अपनी बात रखेंगे कपिल सिब्बल उमर खालिद के लिए। लेकिन इन 4 लोगों की, 4 आरोपियों के खिलाफ जो आरोप हैं, उसको उधर दिल्ली पुलिस ने जिस 4 पन्ने के हलफनामे में जो बातें रखी हैं, उसमें बिल्कुल की सरकार बदलना चाहते थे, ये यहां बिल्कुल अराजकता की
की स्थिति पैदा करना चाहते थे। ये तमाम आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात रखते हुए और गुलफिशा फातिमा के लिए कि देखिए मैं अकेली महिला हूं जिसको आपने 5.5 साल से रखा हुआ है और बाकी एफआईआर में मुझे जमानत मिल गई है और एक पिंजरा तोड़ की सदस्य नहीं हूं। पिंजरा तोड़ एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है और उसको भी बनाया गया है, बताया गया है कि इस दिल्ली दंगे में उसका बड़ा योगदान था और उसके जितने मेंबर्स थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो उसमें वही इनका कहना है कि मैं पिंजरा तोड़ की सदस्य नहीं हूं और अगर हूं भी तो बाकी 2 को जमानत अगर उसी से मिल गई है तो मुझे क्यों नहीं मिली। और जबकि वो कथित तौर पर उस पिंजरा तोड़ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य थे, वो नेता थे। अब चिल पावर एसिड का जरा भी सबूत नहीं है। यहां पर चिली पाउडर की बात हो रही है, चिली पाउडर, एसिड, ऐसे किसी भी चीज यानी कि जो मिर्ची पाउडर होता है, इन सब के कोई सबूत नहीं है। मेरी तरफ से देरी ये अगर की जा रही है मेरे लिए तो ये बहुत अजीब है। मैं आरोप पत्र पर अंतिम निर्णय लेने वाली तीसरी अभियुक्त हूं और जब मैंने मार्च 2025 को अपना निर्णय पूरा कर लिया था, अपनी तरफ से पूरी बहस हो गई थी, तो फिर मुझे किस बात के लिए देरी की जा रही है, मेरी जमानत में क्यों देरी हो रही है। मैंने आरोप पत्र के लिए अनुरोध किया था कि मुझे आप जो मेरा आरोप पत्र है वो दे दीजिए, वो नहीं मिला, इससे मुकदमे में देरी नहीं हुई। नताशा और देवांगना जो 2 हैं उनको जून 2021 से ही वो बाहर हैं, उनको जमानत मिल गई। मैं कहूंगी ये दोनों फैसले देखिए, नजीब और जावेद के फैसले देखिए, वो भी बाहर हैं। सिंघवी ने इसके बाद कहा कि मैं इस बेंच की अकेली महिला हूं। ये गुलफिशा फातिमा के लिए जो लड़ रहे हैं, सिंघवी साहब अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि मैं इस बेंच की अकेली महिला हूं। इन तथ्यों के साथ मुझे सीआरपीसी की धारा 437 में गिरफ्तार किया गया है। जाफराबाद में 2 एफआईआर में मुझे जमानत ऑलरेडी मिल गई है। किसी भी मामले में 5.5 साल और मान लीजिए कि कोई गंभीर अपराध हुआ है तो आप न्याय और अभियोजन के हित में कैसे संतुलन बना सकते हैं। न्याय में संतुलन क्यों नहीं होना चाहिए। मैं 32 साल की हूं, एक छात्रा हूं, मैं कोई दुर्दांत अपराधी नहीं हूं जो लोगों की हत्या करता फिर रहा है। यह बात कह रहे हैं यहां पर कपिल सिब्बल अपनी मुवक्किल जो आरोपी हैं गुलफिशा फातिमा के लिए, और यहां पर बहुत ही गंभीरता से अपनी बात रखते हुए इसके बाद कपिल सिब्बल जो हैं वो खड़े होते हैं। कपिल सिब्बल उमर खालिद के लिए कपिल सिब्बल यहां पे अपनी बात रख रहे हैं। कपिल सिब्बल खड़े होते हैं और खालिद की तरफ से और कह रहे हैं कि उन्होंने हाई कोर्ट में सुनवाई निपटाई। मैं दिखाना चाहता हूं कि मुकदमेबाजी कानून में क्या हुआ है और मैं दिखाना चाहता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में स्वतंत्रता के चरम पर, मतलब लिबर्टी, हार्ड ऑफ लिबर्टी है। यहां पर कोई जो प्रोसेस है उसमें कैसे मुझे नीचा दिखाने, मुझे जेल के अंदर रखने की जो साजिश रची गई है वो कैसे है। और यहां पर सुनवाई की 55 तारीखें मुख्य और विविध न्यायिक अधिकारी छुट्टी पर 55 तारीखें दी गई। 11 तारीखों पर कर्मचारियों की कमी, स्टेनोग्राफर नहीं, रसद संबंधी जरूरतों के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। 26 तारीखों पर काम का बोझ ज्यादा होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। ये सारी बातें कि आखिर चल क्या रहा है इस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हो कि हाई कोर्ट हो, कि यहां पर सुनवाई के लिए 55 तारीखें दी गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। व्यक्तिगत जरूरतों जैसे इंटरनेट की समस्या आदि जैसे विभिन्न कारणों से डीएसपी के अनुपस्थित रहने के कारण 59 दिनों तक, 59 दिनों तक सुनवाई नहीं हुई। वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई की 4 तारीखें बदल दी गई। मामला 10/9 यहां पर फिर मैटर बिगेन ऑन 10/9, फिर यहां पर फिर मामला 6 बार स्थगित हुआ। अलग अलग बता रहे हैं। 10 सितंबर को फिर से यह मामला इसकी शुरुआत होती है लेकिन 6 बार स्थगित हुआ। जवाब में वो कहते हैं कि मैं मुकदमे में देरी कर रहा हूं, बस स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे खिलाफ आरोप क्या है, साजिश का आरोप है मेरे खिलाफ। इस पर जस्टिस कुमार कह रहे हैं कि आप किसके लिए पेश हो रहे हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं मैं उमर खालिद के लिए पेश हो रहा हूं। उमर खालिद जिनके खिलाफ 751 एफआईआर हैं, 751 एफआईआर नहीं, कुल 751 एफआईआर हैं और उनमें से केवल एक में मेरा नाम है और उसमें भी साजिश करता हूं मैं, तो ये आश्चर्यजनक है। हाँ वही, ये कुल 751 में मात्र एक में मैं हूं और उसके बाद भी मुझे यह आश्चर्यजनक है।
मुझ पर एक में आरोप है, और अगर यह साजिश है तो यह थोड़ा आश्चर्यजनक है ना। अगर मैंने दंगों की साजिश रची थी, जिन तारीखों को दंगे हुए मैं दिल्ली में नहीं था, और न ही कोई धन हथियार बरामद हुए, और न ही हिंसा से जुड़े कोई भौतिक साक्ष्य मिले हैं, फिजिकल कुछ भी मिला नहीं मिला, किसी गवाह का बयान भी नहीं मिला जो याचिकाकर्ता को वास्तव में किसी हिंसा से जोड़ता हो, यानी कुछ भी नहीं मिला। उस जिस दिन दंगे हुए, जिन जिन तारीखों को हुए, उन तारीखों को मैं दिल्ली में था ही नहीं, यह प्रमाणित भी हो चुका है। मेरे पास से इस दिल्ली के दंगे के लिए किसी तरह के धन हथियार कुछ भी बरामद नहीं हुए, और न ही कोई हिंसा से जुड़े हुए कोई भौतिक साक्ष्य मिले हैं। किसी गवाह ने मेरा नाम नहीं लिया है, लेकिन फिर भी इस हिंसा से मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 5.5 साल से मुझे जेल में रखा गया है। एक बहुत बड़ी सुनवाई हो रही है अमलेंदु जी, बहुत बड़ी सुनवाई, और इस सुनवाई के एक एक तार को आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए हम लोग इस उमर खालिद और शर्जील इमाम, गुलफिसा फातिमा, इन सब के ऊपर जो आरोप लगे हैं और जो सुनवाई चल रही है, और मिरन हैदर भी हैं, तो इन सब की जो सुनवाई चल रही है वो हम आप तक रख रहे हैं। आगे क्या कुछ चल रहा है अमलेंदु जी? हाँ राजीव जी, अभी अब कपिल सिब्बल ही अभी तर्क रख रहे हैं अपने उमर खालिद की तरफ से, और उन तर्कों में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, और जो बातें उन्होंने की उसमें यही सब बताया है कि किस तरीके से मुझको फंसाया गया, किस तरीके से मेरे मामले पर सुनवाई तक नहीं हो पाई, और ये कि मुकदमेबाजी कानून में क्या हुआ, ये सब उन्होंने बताया। हाई कोर्ट में सुनवाई निपटाई कैसे हुई, ये सब भी उन्होंने बताया, और किस तरीके से जो प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग किया गया उमर खालिद को जेल में रखने के लिए, यह भी कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया। और बताया कि सुनवाई की 55 तारीखें लगी। मुख्य और विभिन्न न्यायिक अधिकारी जो हैं वो छुट्टी पर चले जाते हैं। 11 तारीखों पर कर्मचारियों की कमी होती है। स्टेनोग्राफर रसद संबंधी जरूरतों के कारण सुनवाई नहीं हो पाती है। 26 तारीखों पर काम का बोझ ज़्यादा के कारण सुनवाई नहीं हो पाती है। यानी ये सारे काम उमर खालिद की जमानत याचिका पर ही होने थे। कर्मचारियों को हड़ताल पर भी उसी दिन जाना था, स्टेनोग्राफर की कमी भी उसी दिन होनी थी, रसद सामग्री की कमी भी उसी दिन होनी थी, कर्मचारियों की कमी जो थी वो भी उसी तारीख पे होनी थी जिस तारीख पर लग रही थी उमर खालिद की जमानत की याचिका। ये उन्होंने बताया। यहाँ पे कपिल सिब्बल यही नहीं रुकते, आगे भी कहते हैं कि खजूरी खास में मेरा नाम आया और मुझे बरी कर दिया गया। मैंने 17 फरवरी को अमरावती में भाषण दिया था, और इसी आधार पर 17 फरवरी को भाषण दिया था, और फिर मुझे इस आधार पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, और आरोप लगाया गया कि मैं इन सब के लिए जिम्मेदार हूं। मैंने हिंसा के बारे में कुछ नहीं कहा, और ये एक सार्वजनिक भाषण है जिसमें गांधीवादी सिद्धांतों की बात की गई। इसमें कहीं हिंसा और उकसावे की बात ही नहीं हुई। आतंकवादी कृत्य की परिभाषा देखिए, बम कह रहे हैं, बम टेररिस्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, बम की बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। आपूर्ति में बाधा, यानी यहां पर कैसे डिसरप्शन ऑफ सप्लाईज साफ साफ कह रहे हैं। ये धन की अस्थिरता, मनी इंस्टेबिलिटी, इसकी बात कर रहे हैं, मुझ पर लागू नहीं होता, ये सब मुझ पर लागू नहीं होता। और अंत में उल्लेखित कोई भी कृत्य वही है जो वे कहते हैं कि मुझ पर लागू होता है। आप देख लीजिए, कोई भी काम मैंने नहीं किया। 3 आरोपियों, जिनमें 2 महिलाएं और एक सज्जन आसिफ इकबाल थे, को नियमित जमानत दी गई, और इस अदालत ने इसे बरकरार रखा। इसे चुनौती दी गई, और यह माना गया कि इसे मिसाल नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन समानता के आधार पर इस पर फैसला किया जा सकता है। ये तीनों मौजूद थे और उन्हें जमानत दे दी गई, और मैं वहां मौजूद भी नहीं था। और वहीं 100 सार्वजनिक गवाह जो हैं, वहीं 100 सार्वजनिक और 47 जो है वो प्रोटेक्टेड, संरक्षित गवाह। इतने विटनेसेस, सेम वही विटनेस, 100 जो थे वो विटनेस, पब्लिक विटनेस, और 47 जो थे वो प्रोटेक्टेड विटनेस, इतने। और इसमें कहा गया है कि मैंने भड़काऊ भाषण दिया। मैंने केवल 17 फरवरी को एक भाषण दिया था, और वो भड़काऊ नहीं था, और वो भी अमरावती में दिया था। वो भी अमरावती में, महाराष्ट्र में। 13 सितंबर 2020 को 5 महीने 18 दिन, 900 गवाह, 3000 आरोप पत्र और 30,000 अन्य, और अभी तक आरोप तय नहीं किए गए। इतने सब कुछ हो गए। 13 सितंबर 2020 यहां से लेकर अभी तक आप देख लीजिए कि इतने साल हो गए, और अभी तक कितने, 18, उसी समय 18 दिन
900 विटनेस, 3000 चार्जशीट और 30,000 यहां पर जो अन्य और अभी तक आरोप तय नहीं किए गए। ये सारी बात यहां पर कह रहे हैं कपिल सिब्बल उमर खालिद के लिए। कपिल सिब्बल खड़े हैं, कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी। दोस्तों जो बाद में आए हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बहुत गंभीर यहां पर बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। 2 जजों की बेंच है जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई कर रही है। उमर खालिद की सुनवाई और शर्जील इमाम की, गुलफिसा फातिमा की और साथ में मिरन हैदर की, इन सब की सुनवाई चल रही है। और इस सुनवाई में साफ साफ ये पहले एक तरीके से देखा जाए राजीव जी, तो कपिल सिब्बल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्टिकुलर उमर खालिद को जेल में रखने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किए गए और वो न्यायपालिका के स्तर पर भी हुए, ये उन्होंने सिलसिलेवार बताने की कोशिश की है कि कैसे कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, किस तरह से चले जाते हैं। 751 एफआईआर होती है, केवल एक एफआईआर में नाम आता है उमर खालिद का और उसके आधार पर उसको जेल में रखा जाता है, षड्यंत्रकारी बता दिया जाता है। जो भाषण उसने अमरावती में दिया उसके आधार पर यहाँ कर दिया जाता है और फिर बताते हैं कि किस तरीके से कितने गवाह थे। 30,000 जो है चार्जशीट दाखिल हो चुकी, लेकिन अब तक मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। और फिर सिब्बल ने यह भी कहा कि प्रत्येक यूएपीए के मामले में मैंने भुगती गई सजा और आरोपों का विवरण दिया। नजीब का मामला था, उसमें 276 गवाह थे, 5 साल लगे, 3 जजों की बेंच थी, जमानत मंजूर कर ली गई। फैसल का मामला था, 972 गवाह थे और जमानत मंजूर कर ली गई। शेख का मामला था, 4 साल उसमें लगे, 80 गवाह थे और जमानत मंजूर कर ली गई। कपिल सिब्बल का यह कहना है कि अदालत ने कहा है कि देरी पर जमानत पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता का कोई महत्व नहीं है, तो इसलिए जब जिन मामलों में इतने गवाह भी थे, इतनी सारी चीज़ें थीं, उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। मेरे में कोई गवाह नहीं है, मेरे पे केवल एक एफआईआर है। जिस एफआईआर के आधार पर जो है, मतलब मुझे जिसके आधार पर उसमें कहा गया कि मैंने षड्यंत्र किया, वो भाषण भी दिल्ली का नहीं है, वो अमरावती में दिया गया भाषण है। वो भी भड़काऊ भाषण नहीं है, हिंसक नहीं है, वो भी गांधीवादी तरीके का भाषण है। उसके आधार पर मुझको षड्यंत्रकारी घोषित कर दिया गया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। यहां पर कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे हैं और साफ साफ यहां पर यूएपीए की बात कर रहे हैं कि प्रत्येक यूएपीए में मैंने भुगती गई सजा और आरोपों का विवरण दिया है। मुझे जो सजा दी गई, मेरे ऊपर जो आरोप दिया गया, लगाया गया है, उसका विवरण दिया है। नजीब 276 गवाह, 5 साल, 3 जजों की बेंच, जमानत मंजूर कर ली जाती है। फसल 972 गवाह, जमानत मंजूर। शेख 4 साल, 80 गवाह, जमानत मंजूर। सिब्बल का कहना है कि अदालत ने कहा है कि देरी पर जमानत पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता का कोई महत्व नहीं। यहां पर साफ साफ कोर्ट को उन्होंने कहा कि सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस इज नॉट कंसर्न्ड व्हेन बेल इज टू बी कंसीडर्ड ऑन डिले। साफ साफ कि अदालत ने ही कहा है कि देरी पर जमानत पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता का कोई महत्व नहीं होता। यानी अगर इतनी देर हो गई, 5.5 साल आपने जेल में मुझे बिताने पर, जेल में रहने पर मजबूर किया है, तो मेरा अपराध क्या है इसको आप बाद में देखिए। सबसे पहले आप बेल दीजिए, बिल्कुल जमानत दीजिए। और यही बात यहां कपिल सिब्बल कह रहे हैं, रख रहे हैं। तो ये और ये भी बता रहे हैं कि इसी महीने 7 अक्टूबर को जस्टिस सुंदरेश जो है, उनकी अदालत ने कर्नाटक विस्फोट के मामले में देरी के आधार पर ही जमानत मंजूर की है। विस्फोट के मामले में राजीव जी जमानत जो है मंजूर कर ली गई, देरी के मामले में तो यहाँ तो विस्फोट का मामला ही नहीं, यहाँ तो षड्यंत्रकारी बताया गया है। तो इसमें देरी के आधार पर जमानत क्यों नहीं हो सकती, ये कपिल सिब्बल का तर्क है। उन्होंने वो आदेश भी पढ़कर सुनाया है जस्टिस सुंदरेश का, बिल्कुल जो था अदालत में। कर्नाटक विस्फोट में जस्टिस सुंदरेश की इसी महीने 7 अक्टूबर को देरी पर जमानत मंजूर हुई है। जस्टिस सुंदरेश ने मंजूर की है इसी महीने 7 अक्टूबर को, और ये कह रहे हैं कि ये लास्ट जजमेंट है और इसीलिए आप कम से कम उस जजमेंट की तरफ भी अगर गौर फरमाएंगे तो आपको लगेगा कि ये बेल यहां ग्रांट होनी चाहिए, यानी यहां पर इन लोगों को बेल मिलनी चाहिए। और यूएपीए का ही मामला है वो, कर्नाटक वाला राजीव जी, यूएपीए का ही मामला है और 2 लोगों को उसमें जो है वो दिया गया, जमानत दी गई और ये कहा गया कि ये 5 साल से ज़्यादा का समय जो है ट्रायल में हुआ, इसलिए इनको जमानत दी जाती है। ये उसमें साफ तौर पर आया। कदीम, सद्दाम और जिया उर रहमान
मतलब कदीम सन ऑफ सद्दाम और जिया उर रहमान सन ऑफ जिया, ये जो थे उसमें एक्यूज थे, उनको दिया गया 2020 के बेंगलुरु राइट केसेस में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर एक गर्मा गर्म बहस चल रही है, गर्मा गर्म बहस चल रही है इन दोनों चारों जो आरोपी हैं इनकी जमानत के लिए यहाँ पर बहस चल रही है, जिसमें उमर खालिद हैं, शर्जील इमाम हैं, गुलफिशा फातिमा हैं और मीरन हैदर हैं। ये चार आरोपी, इन चारों आरोपियों की जमानत के लिए यहां पर दो जजों की बेंच है और इन दोनों जजों की बेंच के सामने अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं तो पहले ही बहस कर चुका हूं इस पे और फरवरी महीने 2023 में ही हमारी बहस खत्म हो गई, 2025 फरवरी इसी साल बहस खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ पॉइंट्स मैं रखना चाहता हूं। उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे और चूंकि गुलफिशा फातिमा के लिए खड़े हुए थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने अपनी बात रखी और सबसे बड़ी बात रखी कि इस पूरे केस में देखिए तो अभी मैं अकेली महिला हूं जिसको जेल में रखा गया है, बाकी सबको छोड़ दिया गया। 3 महिलाएं थी, 2 को छोड़ दिया गया। एक तो ये बात। दूसरी बात, यहां पर उमर खालिद के लिए खड़े हुए कपिल सिब्बल और उमर खालिद के लिए खड़े होते हुए कपिल सिब्बल ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इतने 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 लोगों को आपने ऑलरेडी बेल दे दी है तो मुझे क्यों नहीं। और इसके बाद उन्होंने अंतिम फैसला, जो पिछला फैसला था 7 अक्टूबर, यही अक्टूबर का महीना, आज आखिरी दिन है, 31 तारीख है, आप जानते हैं आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत हुई थी आज ही के दिन, यानी उनका शहादत दिवस है, और दूसरा जो है वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। सरकार, देश सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को बहुत धूमधाम से सरकार मना रही है, मनवा रही है, लेकिन अभी तक मुझे इंदिरा गांधी के नाम पर कोई भी कंडोलेंस मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं दिखाई दिया। आपको दिखाई दिया? बिल्कुल नहीं राजीव जी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी दिखाई नहीं दिया, नीतीश कुमार की तरफ से दिखाई नहीं दिया, राष्ट्रपति की तरफ से दिखाई नहीं दिया, किसी की तरफ से कोई स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के विषय में एक शब्द का भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन बहुत ही खराब, बहुत ही घटिया स्तर का हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से जरूर दिखाई दिया राजीव जी, एक ट्वीट जो था उनका। लेकिन प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल खामोश है, जबकि कृतज्ञ राष्ट्र जो है राजीव जी वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बलिदान को याद कर रहा है और कृतज्ञ लोग जो हैं वो इंदिरा गांधी के लिए एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जबकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के दिन इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद आज इंदिरा गांधी से बड़ा कद दिखाने की कोशिश में ये सारी राजनीति है। और एक लाइन नहीं, प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल, अभी जैसे आप कह रहे थे तो मैं भी चेक कर रहा था कि कहीं उन्होंने कुछ बोला हो, लेकिन नहीं बोला है। चलिए कोई बात नहीं, सबके अपने अपने चेहरे उजागर हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, और ये होंगे भी, होंगे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप जब जैसा करेंगे वैसा पाएंगे जो कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरन हैदर की जमानत याचिकाओं पर जो आज सुनवाई हो रही है। दिल्ली यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और मामला किस दिशा में पहुंचा हुआ है, इन सब पे हम जो सुनवाई चल रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल ने कि आप देखिए नजीब को 276 विटनेस मिले, 5 साल का समय और 3 जज की बेंच, बेल ग्रांट हो गई। फैसल के बारे में हमने देखा कि 972 विटनेस, बेल ग्रांटेड। फिर शेख का 4 साल 80 विटनेस, बेल ग्रांटेड। और लेकिन उमर खालिद को बेल क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल। इसके बाद में एक सवाल और ये भी कि आप आज ही इसी महीने हमने 7 अक्टूबर को देख लिया कि बेल ग्रांट किया गया था, जस्टिस सुंदरेश ने बेल ग्रांट किया था एक मामले में, वो भी मामला यूएपीए का था, वो बेल ग्रांट हो गया। लेकिन जमानत, इन लोगों को जमानत क्यों नहीं मिल रही है, ये बातें यहाँ चल रही है अमलिंदु जी। और कपिल सिब्बल अभी खड़े हैं। हाँ, अभी कपिल सिब्बल खड़े हैं। अब इसके बाद राजीव जी आ गए हैं शर्जील इमाम की तरफ से सिद्धार्थ दवे, और उनका कहना यह है कि अभियोजन पक्ष की जांच करने में पूरे 3 साल लग गए। 3 साल मुकदमा आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि उन्होंने कहा कि जांच अभी जारी है, इसलिए 5 में से 3 साल निकल गए सिर्फ इसी बात में कि चूंकि अभी जांच जारी है और कोई चार्जशीट नहीं आई। ये सिद्धार्थ दवे कह रहे हैं राजीव जी शर्जील इमाम की तरफ से। जी जी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहां पर शर्जील इमाम की तरफ से जस्टिस माफी चाहूंगा, एडवोकेट सिद्धार्थ दबे जो हैं वो खड़े हुए और शर्जील इमाम के लिए उनकी जमानत की डिमांड, यहां पर सिर्फ और सिर्फ जमानत की डिमांड है और जमानत नहीं देना है और इस पर बहस ही चलाते रहना है ये। और इसमें सबसे बड़ी बात की साफ साफ कही गई कपिल सिब्बल की तरफ से कि देखिए कितना समय लगा और समय से ज्यादा हमारी जो बहस थी वो ना हो उसके लिए क्या क्या नहीं किया गया, ये सारी बातें यहां पे कही गई है। अमलेंदु जी बिल्कुल राजीव, यही कहा गया है कपिल सिब्बल की तरफ से और यह बताया गया कि किस तरीके से किस किस स्तर पर मामले को लटकाने की कोशिश की गई और आरोप मेरे ऊपर कि साहब मैं डिले कर रहा हूं, यानी 56 बार जो है वो आपको स्टेनो नहीं मिलता है, कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, स्टेशनरी की कमी हो जाती है, ये तक जो थे वो दिए गए, बेंच नहीं बैठती है और साहब ये कि डिले जो है वो मैं कर रहा हूं तो इसलिए मुझे डिले जमानत में देरी का लाभ नहीं मिल सकता, मेरे ऊपर ये आरोप है। जबकि 751 एफआईआर में से केवल एक एफआईआर में मैं हूं, उसमें भी षड्यंत्र करता हूं। षड्यंत्रकर्ता भी किस आधार पर हूं कि मैंने दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली से 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर अमरावती में कोई भाषण दिया था, उसके आधार पर मुझको षड्यंत्र में शामिल कर दिया गया, तो ये उन्होंने बताया है। इसी तरीके से शर्जील इमाम की तरफ से जो सिद्धार्थ दबे पेश हुए राजीव जी, और उन्होंने भी ये कहा कि भाई मैं हिरासत में हूं और मेरे खिलाफ पहला पूरा आरोप पत्र दाखिल किया गया है, 2024 तक मेरी तरफ से कोई भी किसी भी तरीके की देरी नहीं की गई है और 25 जनवरी 2020 से मैं लगातार हिरासत में हूं, 5 साल 2 महीने से ज्यादा। मैंने दिसंबर और जनवरी में भाषण दिए थे, वर्तमान एफआईआर 2020 की है और इन 2 महीनों के दौरान भी मैं हिरासत में था। ये उनका कहना है कि जो बताया गया कि साहब मैंने भाषण दिए थे, जिसमें भाषण दिए गए उन महीनों में भी मैं हिरासत में था और हिरासत में ही मैंने भाषण भी दे दिए, ये बताने की कोशिश की है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगातार अब शर्जील इमाम की तरफ से अपनी बात रखी जा रही है, शर्जील इमाम की तरफ से सिद्धार्थ दवे अपनी बात रख रहे हैं और दवे जो यहां पर बातें रख रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण है कि वो कुछ चीजों को यहां सामने रखते हुए कह रहे हैं कि एक पहलू जो वो है कि अभियोजन पक्ष को इस मामले की जांच में 3 साल लग गए। 6 मार्च 2020 को प्राथमिकी पहला एफआईआर दर्ज की गई और पहला आरोप पत्र 16 फरवरी 2020 16 सितंबर 2020 को पहला आरोप पत्र और अंतिम पूरक आरोप पत्र जो है वो एनेक्सर जो लगाया गया वो 7 जून 2023 को 7 जून 2023 2020 16 सितंबर 2020 को पहला आरोप पत्र पुलिस की तरफ से चार्जशीट जिसको कहते हैं, चार्जशीट 16 सितंबर को और 7 जून 2023 को इसमें एनेक्सर सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट कहते हैं वो लगाया गया। अभियोजन यहां पे पक्ष कह रहा था कि वो जांच कर रहे हैं, इसीलिए मुकदमे को आगे बढ़ने की का कोई अवसर मुझे नहीं मिला। मेरे लिए मुझे 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया और पहला चार्जशीट जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट 22 नवंबर 2020 को दिया गया। ट्रायल कोर्ट के समक्ष कुछ भ्रम था कि अभियोजन पक्ष ने जांच पूरी की है या नहीं। अभियुक्त ने इसकी मांग की और यह 1 साल पहले यानी 4 सितंबर 2024 को दर्ज किया गया, जहां उसने कहा कि जांच पूरी हो गई है और इसीलिए वो आरोपों पर सुनवाई शुरू कर सकता है। मैं हिरासत में हूं, जेल में सड़ रहा हूं और 2024 तक यह पहली बार स्पष्ट हुआ कि अभियोजन पक्ष ने जांच पूरी कर ली है। यह सब कुछ होने के बाद पहली बार स्पष्ट हुआ, साफ हुआ कि अभियोजन पक्ष ने जांच पूरी कर ली है। इसके बाद आरोपियों की संख्या मौजूद है, वो सभी आरोपों पर बात कर रहे हैं। 900 गवाह और हजारों पेज 900 गवाह और हजारों पेज का जो चार्जशीट है वो ये इस बात का खंडन है कि कोई देरी नहीं हुई। यहां साफ साफ देरी और नहीं देरी की बात यहां चल रही है अलग अलग ढंग से और मेरिट की बात हो रही है, ये सब यहां पे चल रहा है अमलेंदु जी। और एक बहुत ही गंभीर यहां पर चर्चा चल रही है गुण दोष के आधार पर। यहां साफ साफ कहा जा रहा है कि गुण दोष के आधार पर मैं एक अन्य एफआईआर जो 25 जनवरी 2020 को और एफआईआर नंबर 22 2020 में
हिरासत में था और मेरी हिरासत की कुल अवधि 5 साल 9 महीने और इस एफआईआर के लिए 5 साल 2 महीने रही। वर्ष जब मैं पिछली एफआईआर में हिरासत में था तो उसके तुरंत बाद मुझे उठा लिया गया था। वर्तमान एफआईआर जो 6 मार्च 2020 को की है, इसलिए 2 महीने की अवधि के लिए मैं हिरासत में हूं और मूल रूप से मेरा नाम नहीं है, और जबकि दंगे होने चाहिए थे, मैं पुलिस हिरासत में हूं। यानी जिस वक्त दंगा हुआ उस समय पुलिस हिरासत में था और उस समय मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज हो गई। मैं जोर से मतलब आप पुलिस हिरासत में मुझे रख के और मेरे ऊपर दंगा करवाने का आरोप लगा रहे हैं और ये भी बता रहे कि मैंने भाषण दिए दो। हाँ, मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी एक दंगे के मामले में आरोपी नहीं हूं और मुझ पर केवल दिल्ली अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और मैं दूसरे मामले सहित सभी मामलों में जमानत पर हूं। यहां पर जस्टिस कुमार अरविंद कुमार कह रहे हैं कि एफआईआर नंबर 56 को छोड़कर क्या आप जमानत पर हैं? तो यहां पर कह रहे हैं वकील साहब, जी हां, 56 को छोड़कर सभी में मैं जमानत पर हूं। आगे क्या कुछ चल रहा है अमलेंदु जी, लेकिन एक बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही है और इस बहस में यहां पर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस फंसी हुई तो नजर आती ही है, लेकिन क्या जमानत आज मिलेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। राजीव जी, अब जिस तरीके से बहस चल रही है उससे तो लगता है कि चूंकि सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये हो सकता है कि आज जमानत हो भी ना हो पाए, लेकिन अभी चूंकि 1:38 हो रहा है और 1:38 पे अभी भी सुनवाई चल रही है और अभी तीसरे जो हैं शर्जील इमाम, उनकी जमानत याचिका पर बहस चल रही है। 2 अभी और हैं, उनकी पे भी बहस होगी, तो देखते हैं कि आज हो पाता है नहीं हो पाता है, और हो सकता है आज कोई आदेश आ भी जाए। लेकिन जो आगे ये कह रहे हैं कि दवे जो है वो बता रहे हैं कि इन भाषणों पर मुझ पर कितनी एफआईआर दर्ज होंगी, मतलब जो मैंने दी थी। नागालैंड में भी एफआईआर दर्ज है मेरे खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाषण की प्रकृति क्या है, तो इस पर दवे ने बताया कि मैंने चक्का जाम का आह्वान किया था, जैसे आप सीए बिल के विरोध में नाकाबंदी का आह्वान करते हैं, ठीक मैंने इसी तरह का आह्वान किया था। इसी के आधार पर मेरे ऊपर देश भर में जगह जगह एफआईआर दर्ज कर ली गई। और एक सामान्य सा सिद्धांत है कानून का कि एक अपराध के लिए एक जगह एफआईआर हो सकती है, एक जगह मुकदमा चल सकता है, एक अपराध के लिए एक बार सजा हो सकती है। तो ये जो कानून का सिद्धांत है, तो ये मेरे ऊपर लागू क्यों नहीं होता है? मेरे ऊपर जगह जगह एक ही भाषण देने के लिए क्यों एफआईआर दर्ज है? ये एक तरीके से सवाल पूछ रहे हैं सिद्धार्थ दवे शर्जील इमाम की तरफ से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बहस चल रही है और कह रहे हैं कि इन भाषणों के लिए मुझ पर कितनी एफआईआर आखिर दर्ज की जाएंगी। नागालैंड वगैरह में भी एफआईआर दर्ज हैं और भाषण की प्रकृति, इसके बाद फिर बेंच पूछता है यहाँ पे, यानी जस्टिस अरविंद कुमार पूछते हैं कि भाषण, आप जो भाषण किए थे उसका नेचर क्या था, प्रकृति क्या थी भाषण की? तो उस पर जो एडवोकेट हैं वो कह रहे हैं, ये एडवोकेट सिद्धार्थ दवे जो शर्जील इमाम के लिए खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने चक्का जाम का आह्वान किया था, जैसे आप सीए बिल के विरोध में नाकाबंदी का आह्वान कर रहे हैं वैसे ही। तो इस पर उन्होंने कहा कि वो कहां से है, कहां से? तो फिर उन्होंने कहा कि वो बिहार के जहानाबाद से हैं, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। शर्जील इमाम बिहार के जहानाबाद से हैं। भाषण देखिए, मुझे हिंसा से नफरत है, हिंसा का आह्वान बिल्कुल नहीं, सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। भाषण में शर्जील इमाम ने ये सेंटेंसेस कहे हैं कि मुझे हिंसा से नफरत है, हिंसा का आह्वान बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कीजिए। नो कॉलिंग आउट फॉर वायलेंस एट ऑल पीसफुल प्रोटेस्ट। यहां साफ साफ यहां पर कोई भी हमने हिंसा की बात नहीं कही है, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कही है, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की बात कही है। लेकिन आप मुझे उसमें भी जेल में सड़ा रहे हैं, यह शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि जेल में आप हमको इतने दिनों से सड़ा रहे हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण यहां पर कही है शर्जील इमाम की तरफ से। और ये बहस अभी जारी है। बहस में जो बातें और हो रही हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें साफ साफ यहां पर कहा जा रहा है कि इस मामले को सोमवार को सूचीबद्ध करें। पहला मामला द लिस्ट, पहले लिस्ट में सोमवार को लिस्ट नंबर 1 में इसको कीजिए। तो इस पर एसजी कह रहे हैं कि क्या मैं मंगलवार को अनुरोध कर सकता हूं? इस पर न्यायमूर्ति कह रहे हैं नहीं नहीं, no. हम इसे नए सिरे से चाहते हैं, अपने सहयोगियों को वहां आने के लिए कहिए, हम देखेंगे। यानी यहां पर एएसजी राजू जो हैं वो सॉलिसिटर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल
यहां पर एसवी राजू चाह रहे थे कि सोमवार नहीं मंगलवार को किया जाए, चूंकि आज शुक्रवार है। तो यहां पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि नहीं, आप नहीं आएंगे तो आप अपने वकील को भेज दीजिए, सहयोगी को भेजिए, लेकिन मैं इसको नए सिरे से सुनना चाहता हूं और इसकी सुनवाई मैं सोमवार को करना चाहता हूं। और सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी और पहली सुनवाई सुबह 10:30 बजे से मैं चाहता हूं करना। और जस्टिस अरविंद कुमार ने साफ कहा कि मिस्टर सिंघवी, मिस्टर सिब्बल और मिस्टर दवे ने बहस की, इसको आगे की हियरिंग के लिए सोमवार सुबह 10:30 बजे के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। यह साफ तौर पर आदेश दे दिया। और एएसजी जो उसको मंगलवार तक टालना चाहते थे, मंगलवार को फिर कुछ बनाते, उसको अस्वीकार कर दिया। नो 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 मिस्टर एएसजी, आप अपने सहयोगियों को भेजिए, हम इसको फ्रेश तरीके से सोमवार को सुनेंगे। 3 लोगों की इस पर बहस हो चुकी है राजीव जी। तो आज एक तरह से देखा जाए तो गुलफिशा फातिमा, उमर खालिद और शर्जील इमाम की तरफ से 3 लोगों की तरफ से इस पे बहस हो चुकी है। बाकी 2 लोगों की जो बहस है वो अभी होनी है, वो सोमवार को सुबह 10:30 बजे होगी। पहले नंबर पे लिस्ट है सुबह 10:30 बजे। आप जानते हैं कि सोमवार 3 तारीख है और 4 तारीख को एसआईआर पर भी बहस होनी है, और उससे पहले यानी मंगलवार को, और उससे पहले 2 तारीख को माफी चाहूंगा 3 तारीख को बहस होगी इस केस पे सुबह 10:30 बजे से, सुबह 10:30 बजे से होगी। और आज इस मामले को अब यही स्थगित किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि लंच का समय था और लगभग 1:45 बजने को हैं, 1:43, और इस बहस को, इस सुनवाई को आज यहां स्थगित करते हुए, क्योंकि सैटरडे और संडे, और यहां पर जस्टिस कुमार ने साफ साफ कह दिया, यानी जस्टिस अरविंद कुमार ने साफ कहा कि मिस्टर सिंघवी, मिस्टर सिब्बल एंड मिस्टर दवे ने अपने अपने आर्गुमेंट दिए हैं, और इस आर्गुमेंट को और आगे हम बढ़ाना चाहते हैं। 10:30 बजे सुबह पहली लिस्ट में पहले नंबर पर मैं ये देखना चाहता हूं, और यहां पर इस ढंग से आज की सुनवाई यहीं पे समाप्त कर दी गई है, और अगली सुनवाई की तारीख दी गई है सोमवार यानी 3 तारीख को सुबह 10:30 बजे। एक बहुत ही शानदार केस है, शानदार इस हिसाब से क्योंकि ये मील का पत्थर साबित होगा, कैसे आरोपी बनाकर आपको जेल की सलाखों में 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 5.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजारने के लिए मजबूर किया जाता है, और उसके बाद क्या कुछ चल रहा है। तो ये सुनवाई चल रही थी अभी तक। अमलेंदु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो आप हमारे साथ बने रहे। और इसमें जो आज हुआ आप लोगों ने देखा कि उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरन हैदर, इन सब चारों के लिए अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, कपिल सिब्बल ये खड़े हुए, और जिनमें से 3 की सुनवाई पूरी हुई है, अभी 4थी सुनवाई 5वीं सुनवाई बाकी है, और फ्रेश इसकी सुनवाई वहां 2 जजों की बेंच जो है, जिसमें अरविंद कुमार ने साफ साफ कहा, जस्टिस अरविंद कुमार ने, कि मैं इसको, जबकि सरकार का जो पक्ष है और जिसमें जस्टिस माफी चाहूंगा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू खड़े थे, वो चाहते थे कि मंगलवार को सुनवाई हो, लेकिन मंगलवार को नहीं बल्कि सोमवार को ही 10:30 बजे इस पर सुनवाई होगी। तो इस जानकारी के साथ इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। शाम 7 बजे मुलाकात होगी दोस्तों न्यूज पॉइंट में। हमेशा की तरह न्यूज पॉइंट दिन भर की गतिविधियों पर आधारित एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम, आप लोग काफी सराहते हैं, पसंद करते हैं, तो जरूर आइए शाम 7 बजे। और उससे पहले शाम 5 बजे हमारी सहयोगी बुशरा खानम का कार्यक्रम नजर और नजरिया देखना मत भूलिए। बहुत कुछ आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो कुछ देश दुनिया में चल रहा है उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश डीबी लाइव हमेशा करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। बस करना कुछ नहीं है, आपको हमारा साथ देना है। साथ देने के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको कार्यक्रम देखने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच हमारे कार्यक्रम को पहुंचाना है। तो पहुंचाइए और जुड़िए हमारे साथ। तब तक मुझे और अमलेंदु जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।